हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े थे हाइपर कंजुगेशन के बारे में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। तो वहाँ पे हम लोग ये सब पढ़ लिए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा एच, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच। सबका क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा एच ही होगा, ठीक है ना। अरे बात समझ में। स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा एच होगा अगर वो कार्बोनाइन कंजुगेशन में है, तब लगाएंगे ये रूल। अरे बात समझ में। यहाँ पे दिखाता हूं, देखे जानते हैं चीज को। देखे जानता पे हम लोग तो पढ़ लिए थे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन पढ़ चुके थे ना, उस पर क्वेश्चन भी किए थे बहुत सारा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, स्टेबिलिटी और सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, ठीक है ना। और ये हम लोग ये जो बात कर रहे हैं हम लोग कार्बन एनायन के बारे में, ये कौन सा कार्बन एनायन है आपका, जब ये कार्बन एनायन क्या होगा, कंजुगेशन में होगा तब का बात है, ठीक है ना। देखिए जानता हूं यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी of carbon anion is directly proportional, inversely proportional to the what, number of अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन आयन है ना, वो कौन सा कार्बन आयन है, ये तभी वैलिड है व्हेन कार्बन एनायन is in conjugation with pi bond, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे समझते चीज को, हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि CH2 पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, CH3। CH2 पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, CH2 CH3, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे CH2 पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है आपका CH3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका CH2 पे निगेटिव चार्ज, C पे CH3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, 3 अल्फा एच है। तो 3 अल्फा एच से ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, बट यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है, रिपल्सन कम होगा, नहीं के बराबर होगा। अरे बात समझ में। ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 1 अल्फा एच है, और यहाँ पे 0 अल्फा एच। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, नंबर ऑफ अल्फा एच घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ पे कम है, इसका स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में। और एग्जांपल देखते हैं ध्यान से यहाँ पे, सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे निगेटिव चार्ज, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे निगेटिव चार्ज, OH CH डबल बॉन्ड CH2 पे निगेटिव चार्ज। देखिए जानते हैं पे ये 4 कंपाउंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है आपका 3 अल्फा एच है, यहाँ पे क्या है 3 अल्फा एच है, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा एच है, यहाँ पे क्या है 1 अल्फा एच है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ पे सीधे क्या लगा रहा है, प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है। तो प्लस एम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम।
मतलब फोर्थ वाले का स्टेबिलिटी सबसे कम। अब बात करते हैं किसका, 3 वाले का आएगा, सॉरी 1 वाले का आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाइज ज्यादा है, नंबर ऑफ अल्फाइज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा। फिर 2 वाला आएगा और फिर फर्स्ट में कौन आएगा, 3 वाला आएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसे नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात समझा रहे हैं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये तो खैर आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा एच होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहां तक? देखिए जानता यहाँ पे, बताइए यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 0 अल्फा एच है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर ये तो पता है ना कि स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रीडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच होता है, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे बताइए कितने नंबर ऑफ अल्फा एच है। तो 2 यहाँ पे, 2 4 4 3 7 अल्फा एच है। यहाँ बताइए 1 अल्फा एच है। यहाँ बताइए 2 1 3 अल्फा एच है। यहाँ बताइए 2 और 2 4 अल्फा एच है। बताइए यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, फिर सेकेंड वाला। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में। ये क्या आपका स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। अल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच से, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बताइए चारों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। 3 3 6 3 9 अल्फा एच, 2 3 3 6 अल्फा एच, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 0 अल्फा एच। इसका मतलब 9 वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। फिर 6 वाला, फिर 3 वाला, फिर 0 वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बताइए इस पांचों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो यहाँ पे कितना अल्फा एच है, 2 2 4 अल्फा एच है, ठीक है। यहाँ कितना अल्फा एच है, 2 2 4 3 7 अल्फा एच है। यहाँ बताइए 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा एच है। यहाँ पे 2 2 4 4 2 6 6 2 8 अल्फा एच है। यहाँ बताइए 2 1 3 अल्फा एच है। बताइए यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 10 अल्फा एच वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। फिर 8 वाला ज्यादा स्टेबल होगा तो फोर्थ वाला आ जाएगा, उसके बाद सेकेंड वाला आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला आ जाएगा, उसके बाद फिफ्थ वाला आ जाएगा। चेक कीजिए इसको।
अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। आपसे क्या पूछेगा यहाँ पे, बताइए के का ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में H+ को बाहर निकालना है, निगेटिव चार्ज बनाना होता है, यही ना करना होता है। बना दिए निगेटिव चार्ज यहाँ से, ठीक है ना। और ये जो निगेटिव चार्ज है हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। ये तो +H शो करेगा, +H शो करेगा, और ये -H शो करेगा। तो हम जानते हैं कि -H से -H हो, -M हो, -I हो, ये सब क्या करता है, निगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे +H तो तीनों है, बट यहाँ पे कितना αH है, 3 है, 2 है, 1 है। तो 3 से ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, यहाँ पे 1 से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फोर्थ का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड का, फिर सेकेंड का, फिर फर्स्ट का। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, CH3 कहाँ पे लगा हुआ है बाबू, मेटा पोजिशन पे। तो मेटा पोजिशन से क्या लगता है, +I, बताए थे ना। मेटा पोजिशन से हमेशा ध्यान रखना है, क्या लगता है, +I लगता है। हाइपर कंजुगेशन will operate only from the ortho and para position, not from the meta position with equal strength, like that the mesomeric effect। कहने का मतलब यह है कि mesomeric effect, +M effect and -M effect, hyperconjugation effect, +H effect and -H effect will operate only from the ortho and para position with equal strength but completely absent at the meta position। मतलब ये कि हाइपर कंजुगेशन और आपका मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों के दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से ही ऑपरेट होते हैं, मेटा पोजीशन से ऑपरेट नहीं होता है। बात का ध्यान रखना है चीज का, बताया हुआ था चीज, ठीक है ना। और ऑर्थो पैरा पोजीशन से इक्वल स्ट्रेंथ के साथ, जितना यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा उतना ही यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, बिकॉज हाइपर कंजुगेशन इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, लाइक दैट द मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, लेकिन ये तो जो इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सब डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो +I, यहां से +H, यहां से -H, यहां से -M। तो हम जानते हैं कि -M वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा। यहां से सिंपल क्या करना है, H+ बाहर निकालना है, निगेटिव बनाना है, H+ बाहर निकालना है, निगेटिव बनाना है, H+ को बाहर निकालना है, निगेटिव बनाना है, H+ को बाहर निकालना है, निगेटिव बनाना है। अब बताए यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, -M से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है ना। तो मतलब फोर्थ वाले का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद -H वाला मतलब थर्ड वाला, उसके बाद +I से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, +H से भेज रहा है, तो ज्यादा कौन भेजेगा, +H वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजता है एज कम्पेयर टू +I। तो फिर कम भेजेगा मतलब कम अनस्टेबल होगा, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2, 4 3 1 2, ध्यान रखना 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे H+ को बाहर निकाले, निगेटिव चार्ज, H+ को बाहर निकाले, निगेटिव चार्ज, H+ को बाहर निकाले, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका 3 αH, यहाँ पे क्या है आपका 3 αH मतलब +I इफेक्ट है, सॉरी +H इफेक्ट है, यहाँ पे -H इफेक्ट है, और ये +H इफेक्ट शो कर रहा है। कितना αH है, तो 2 αH है। तो +H से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है और -H से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता है, हमें तो घटाना है, तो ये 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद 1 एंड थर्ड में ये 3 αH, वहां पे 2 αH है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कम होगा, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल होगा, तो 3, तब यहाँ पे 1 2 3 1। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से H+ को बाहर निकाले, यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज,
एस प्लस को बाहर निकाले क्या बना, निगेटिव चार्ज। एस प्लस बाहर निकाले क्या बना, निगेटिव चार्ज। एस प्लस बाहर निकाले क्या बना, निगेटिव चार्ज। एस प्लस बाहर निकाले क्या बना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। यहाँ भी क्या आया, निगेटिव चार्ज। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 अल्फा एच होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे मतलब प्लस एच इफेक्ट होगा ना, यहाँ भी प्लस एच इफेक्ट होगा। 2 अल्फा एच, ये माइनस एच, माइनस एम, माइनस आई इफेक्ट सब लिखने आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर कहानी खत्म है। माइनस आई प्लस एम, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि माइनस वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है और उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो माइनस वाला कौन कौन है, ये और ये मतलब ये 4 है। ठीक है ना। मतलब इसका नंबर दे दें यहाँ पे तो ए बी सी डी ई, ये एफ और ये क्या हो जाएगा जी। अब बताइए यहाँ पे माइनस एम से ज्यादा खींचेगा मतलब डी वाले का सबसे ज्यादा होगा, तब किससे होगा, माइनस एच वाले से। तब फिर क्या आ जाएगा सी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दोनों में माइनस आई, यहाँ भी क्या है माइनस आई। तो NO2 का माइनस क्या सबसे ज्यादा होता है, तो फिर क्या आ जाएगा ई, फिर क्या आ जाएगा एफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे प्लस एच से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो तो हाईली अनस्टेबल कर देगा। मतलब जो जी वाला होगा वो सबसे लास्ट में होगा, जी वाला क्या होगा सबसे लास्ट में होगा। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि जी वाला क्या करेगा आपका, उसको हाईली अनस्टेबल कर देगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजता है वो। अब इस दोनों में 3 अल्फा से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ पे 2 अल्फा से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो ये कम भेजेगा ये ज्यादा भेजेगा। अगर ये कम भेजा तो कम रिपल्सन मतलब ये ज्यादा स्टेबल, तो फिर क्या आ जाएगा बी वाला, फिर क्या आ जाएगा ए वाला। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे चेक कीजिए, एस प्लस को बाहर निकाले क्या बना है, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट, कितना अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। एस प्लस बाहर निकाले क्या बना है, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे CCl3 क्या है, यहाँ पे माइनस एच, CN माइनस एम, NF3 माइनस आई, NO2 माइनस आई। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो हम जानते हैं कि इसे माइनस एच माइनस एम माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा और उसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। बट ये तो कम करेगा ना इसके स्टेबिलिटी को। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे 1 वाले का सबसे लास्ट में होगा, 1 वाले का सबसे लास्ट में होगा। अब यहाँ बताइए माइनस एम वाले का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि थर्ड वाले का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड वाले का। अब इस दोनों बताइए माइनस आई दूर से लग रहा है, माइनस आई नजदीक से लग रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, मतलब 5वां, फिर यहाँ पे 4था। चेक कीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, मतलब कौन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। ठीक है ना, तो कहने मतलब क्या है कि तो यहाँ से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा भेज रहा है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे H प्लस पड़ा हुआ है, H प्लस है, रिपल्सन होगा तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन भेजेगा इधर में। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अरे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि तो ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, ठीक है ना ग्रुप, यहाँ पे इस CH2 पे उतना ज्यादा क्या आएगा, निगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगा और वो उतना ही आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट H प्लस को कर देगा। तो हमें यहाँ पे ओवरऑल क्या चेक करना है, इसका इफेक्ट चेक करना है। तो ये प्लस H इफेक्ट शो करता है, ये माइनस H इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है और यहाँ से माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो हमें क्या करना है, प्लस वाले का इफेक्ट लेना है। प्लस वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो कहने मतलब क्या है, अब इस दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन भेजेगा, तो प्लस H वाला, मतलब हम लोग बोलेंगे 1 ग्रेटर देन 3। अब इस दोनों में ये माइनस H है, ये माइनस आई है, इस दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन भेजेगा, कौन ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा खींचेगा।
ये ज्यादा खींचा तो यहाँ पे निगेटिव डेंसिटी कम हो जाएगा, हम बोलेंगे यहाँ पे 2 का सबसे लास्ट में होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है आपका प्लस एच, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका माइनस एच माइनस आई माइनस एम माइनस आई प्लस एच, सॉरी प्लस आई। तो हम जानते हैं कि इसे प्लस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहाँ पे इसका, यहाँ पे क्या है प्लस एच है, वहां पे क्या है प्लस आई है, इसका मतलब इसका सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा तो इसका बेसिक एक्शन क्या होगा ज्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 1 वाले का सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, ये क्या है 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ये 4 वाला है, ये 5 वाला, ये 6 और ये 7। 1 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस एच माइनस आई माइनस एम माइनस आई, तो माइनस एम तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है एज कम्पेयर टू माइनस आई एंड माइनस एच, तो ये दोनों का सबसे लास्ट में जाएगा। अरे बात समझ में, ये दोनों का सबसे लास्ट में जाएगा, तब फिर क्या आएगा माइनस एच वाला आएगा, तब क्या होगा सब माइनस आई वाला आएगा, मतलब माइनस आई से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एज कम्पेयर टू द माइनस एच एंड माइनस एम। तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ करेगा, कम खींचेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी उतनी ही बनी हुई है, ठीक है ना, ये कम खींच रहा है ये दोनों के दोनों। अब इस दोनों में ज्यादा कौन खींचेगा, तो NO2 ज्यादा खींचेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, और ये कम खींचेगा, थर्ड वाला क्या है कम खींचेगा, यहाँ पे क्या बोलेंगे तीसरा फिर छठा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या माइनस एच और यहाँ माइनस एच तो नहीं है, एक ही है, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा माइनस एम वाला, तो माइनस एम दोनों में ज्यादा किसका होगा, NO2 का ज्यादा होता है माइनस एम, CN का कम होता है माइनस एम, ऐसा कम होता है तो ये कम खींचेगा। सारी बात समझ में, तो फिर क्या आ जाएगा पांचवा, फिर क्या आ जाएगा चौथा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 प्लस एच CCl3 माइनस एच NO2 माइनस एम प्लस एच माइनस एम प्लस एम प्लस एम, ठीक है ना। एन के पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को डोनेट करना चाह रहा है, किसको H प्लस को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो जितना भी प्लस वाला ग्रुप है सब पे सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, देखिए ध्यान से प्लस एच प्लस एम प्लस एम, मतलब ये दोनों ज्यादा बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इस दोनों में ज्यादा किसका होता है प्लस एम, तो OH का प्लस एम सबसे ज्यादा होता है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 का प्लस एम सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद 6 का, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तब यहाँ प्लस एच बताइए, तो 1 वाले का ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 ही अल्फा एच है, सारी बात समझ में। फिर यहाँ पे क्या है माइनस एच माइनस एम, तो बताइए यहाँ पे ये दोनों ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये तो कम ही खींचेगा ना, आखिर में माइनस एच है ना, तो ये कम खींचेगा, तो कम खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेंटेन रहेगा, मतलब कम विड्रॉ होगा, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या बचा 5 एंड 6, सॉरी 3 एंड 5 में, 3 एंड 5 में ज्यादा किसका होता है माइनस एम, NO2 का ज्यादा होता है, ये ज्यादा खींच लेगा ये कम खींचेगा, तो मतलब 5 और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। चेक कीजिए इसको, अब देखिए जानते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसका, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। ऐसे हम लोग इसका तो बात कर चुके हैं। देखिए जानते हैं यहाँ पे 3 तरह के अल्कीन होते हैं, एक होता है पहला आपका क्या आइसोलेटेड अल्कीन, ठीक है, कंजुगेटेड अल्कीन
और थर्ड है आपका क्यूमुलेटेड अल्कीन। ठीक है ना। इस तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? आइसोलेटेड। जैसे मान लीजिए कि दो डबल बॉन्ड है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका? इसको बोलते हैं आइसोलेटेड ना। ये कंजुगेटेड मतलब क्या होता है? पाई सिग्मा पाई, देखिए ध्यान से यहाँ पे, यही ना हुआ कंजुगेटेड पाई सिग्मा पाई, ये कंजुगेटेड हो गया। क्यूमुलेटेड कंटिन्यूअस में होता है क्या? डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, इसको बोलते हैं क्या? क्यूमुलेटेड। ये क्या है? कंजुगेटेड। और ये क्या है आपका? आइसोलेटेड अल्कीन है। ठीक है ना। तो इस तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो जानते हैं कि जो कंजुगेटेड होगा आपका वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कंजुगेटेड अल्कीन is more stable than isolated alkene, more stable than cumulated alkene। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? कंजुगेटेड जानते हैं कि मोर स्टेबल होता है, ये क्यूमुलेटेड सबसे लेस स्टेबल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? नजदीक में है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए वो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है तो नोट कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बताना है आपको कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ये क्या है आपका? कंजुगेटेड। देखिए पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है यहाँ पे, ये क्या है? कंजुगेटेड। ये क्या है? आइसोलेटेड। ये भी क्या है आपका? आइसोलेटेड। ये क्या है आपका? कंजुगेटेड। चेक कीजिए यहाँ पे, अरे बात समझ में। ये क्या है आपका? कंजुगेटेड। ये क्या है आपका? आइसोलेटेड। ये भी क्या है? आइसोलेटेड। ये क्या है? कंजुगेटेड। तो हम जानते हैं कि कंजुगेटेड क्या होगा? ये फर्स्ट फोर्थ क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। अब इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन कौन होगा? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ अल्फा एच से। यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, और यहाँ पे क्या है? 3 2 5 और 5 2 7 अल्फा एच है। काउंट कर लीजिए। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, तो 3 3 2 5। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा हो गया, यहाँ पे 2 है, तो कितना हो गया? 7 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे चेक कीजिए, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे एक ही है, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा कार्बन 2 2 1 3। मतलब हम बोलेंगे कि फर्स्ट मोर स्टेबल देन फोर्थ। अब ये दोनों दोनों क्या है? आइसोलेटेड। यहाँ पे चेक करते हैं, तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यही अल्फा। तो ऐसा नहीं कि इसको 2 बार काउंट कर लेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 अल्फा एच, यहाँ पे 2 अल्फा एच, कितना हो गया? 3 अल्फा एच। यहाँ बताइए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4 और 4 3 7 अल्फा एच। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड, फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ये क्या है आपका? कंजुगेटेड, सॉरी ये क्या है आपका? क्यूमुलेटेड। ये भी क्या है आपका? क्यूमुलेटेड। ये क्या है? पाई सिग्मा पाई। ये क्या है आपका? कंजुगेटेड। और ये क्या है आपका? आइसोलेटेड। हम जानते हैं कंजुगेटेड क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना। तो थर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर होता है क्या? आइसोलेटेड। चेक कीजिए ना, कंजुगेटेड फिर क्या होता है? आइसोलेटेड। चेक कीजिए यहाँ पे आइसोलेटेड, तो फोर्थ हो जाएगा। अब ये भी क्यूमुलेटेड, ये भी क्यूमुलेटेड। अभी दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कितने चेक करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा ऐसे चेक करेंगे। तो ये अल्फा कार्बन हुआ, तो यहाँ पे कितना है? 2 अल्फा एच। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 3 6 अल्फा एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्या? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एक
यहाँ पे क्या होता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे इसमें क्या होता है कि एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड, क्या अनसेचुरेटेड कंपाउंड, या हम लोग बोल सकते हैं अनसेचुरेटेड बॉन्ड, वो सेचुरेटेड बॉन्ड में, सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है बाई H2 गैस। तो उस दौरान जितना हीट रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कहने मतलब क्या है कि कोई भी एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड में जाता है तो उस दौरान जो हीट का इवॉल्वेशन होता है, इवॉल्व होता है, हीट जो इवॉल्व करता है, जो निकलता है, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग इसका डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड या रिलीज when 1 mole of unsaturated, when 1 mole of unsaturated compound gets converted into saturated compound by H2 gas, this energy evolved is called heat of हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना। क्या बोला कि इसे अगर कोई भी हम लोग 1 मोल कंपाउंड को, 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड को जब हम लोग H2 गैस देते हैं उसको, तो वो क्या होता है कि से जो आपका अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। और उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों रिलीज होता है, तो हम जानते हैं कि जब भी नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उस दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तब वहां पे एनर्जी क्या होगा, आपका इवॉल्व करेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं चीज को। हम यहाँ पे लेते हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे क्या है H2, यहाँ बनता है आपका क्या, CH2H एंड CH2H, और यहाँ पे डेल्टा H जो होता है इसका निगेटिव होता है। डेल्टा H क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे जो 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इसका एनर्जी कम होगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो हम लोग डेल्टा H को क्या लिखते हैं, HP माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही ना। तो इसका एनर्जी कम है, इसका एनर्जी कम, इसका एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा। डेल्टा H यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकला ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सिग्मा बॉन्ड बनाया ना, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एनर्जी कम है, इस कंपाउंड के पास में एनर्जी कम है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 सिग्मा बॉन्ड बना है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। उस कंपाउंड का एनर्जी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उस दौरान एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करता है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है यहां तक। अब जैसे देखिए ध्यान से यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, तो यहाँ पे 2 मोल H2 लेना पड़ेगा,
तो सी एच थ्री यहाँ का भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड ये अल्किन है। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मोल H2 दिया, 1 मोल यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया 1 2 3 4 5 5 मेंबर, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चेन बन गया यहाँ पे। तो यहाँ मानते हैं कि जो डेल्टा H है वो क्या है आपका 2x, क्योंकि देखिए जानते हैं यहाँ पे अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो डेल्टा H का वैल्यू आएगा, इसको मान लेते हैं कि इसे x आया, तो दो आइसोलेटेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे अगर ये कंजुगेटेड होगा तो क्या होगा फिर, तो यहाँ पे डेल्टा H क्या हो जाएगा लेस देन 2x हो जाएगा। सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना, हम जानते हैं ना कि ये क्या है आपका आइसोलेटेड, ये क्या है आपका आइसोलेटेड अल्कीन है ये, और ये क्या है आपका कंजुगेटेड। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये दोनों पाई बॉन्ड जो है ये वो क्या है अलग अलग है। तो मान लेते हैं कि एक में x लगा था, दो में कितना लगेगा 2x लगेगा, तो 2x एनर्जी रिलीज करेगा वहां से। अब यहाँ पे कंजुगेशन आ गया तो जाहिर सी बात इसको कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी मिला होगा कंजुगेशन की वजह से, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होने वाला वो क्या हो जाएगा 2x से कम होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं बाबू, क्यूमुलेटेड अल्किन लेते हैं, +2 मोल ऑफ H2, तो यहाँ पे डेल्टा H होगा वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2x हो जाएगा। अरे बात समझ में, ग्रेटर देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x। क्यों ऐसा? अरे ये हाईली अनस्टेबल है ना, तो हाईली अनस्टेबल है, इसको लग रहा है 2x, तो इसको क्या लगेगा, क्योंकि इसके कंपेयर में इसका तो स्टेबिलिटी कम है ना, इसका पास में एनर्जी पहले से ज्यादा होगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जिसके पास एनर्जी पहले से कम है तो कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो दिक्कत है यहां तक? इसके पास में ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा किया रिलीज, इसके पास में कम एनर्जी है तो कम किया रिलीज, और इसके पास में क्या है इसके पास हम क्या बोल सकते हैं कि इस दोनों के बीच का एनर्जी है इसके पास में। तो दिक्कत है यहां तक? इसके पास जो एनर्जी है ये दोनों के बीच का एनर्जी है। क्लियर है? क्योंकि ये क्या होता है ये बीच में आता है ना इसका स्टेबिलिटी, पहले क्या आता है कंजुगेटेड, फिर क्या आता है आइसोलेटेड, फिर क्या आता है क्यूमुलेटेड, तो क्यूमुलेटेड सबसे लास्ट में आता है, मतलब उसका एनर्जी क्या है सबसे ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? रेफरेंस हमें ये लेना है, रेफरेंस क्या लेना है हमें, यहाँ पे इसको लेना है रेफरेंस, और इसे चेक करना है। एक में x लगता है तो दो में कितना लगेगा 2x लगेगा। अब यहाँ पे कंजुगेटेड आ गया तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या होगा इसके कंपेयर में यहाँ पे एनर्जी क्या होगा कम रिलीज करेगा। यहाँ पे 2x रिलीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेगा 2x से कम करेगा, और यहाँ पे 2x से ज्यादा करेगा एनर्जी रिलीज। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अरे बात समझ में, आगे बढ़े हम लोग, इसको नोट कीजिए पहले। अब देखे जानते हैं यहाँ पे देखे थे कि अगर 1 पाई बॉन्ड है तो x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, 2 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे 2x रिलीज किया। अरे बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होगा बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज डिफरेंट, नंबर पाई बॉन्ड क्या यहाँ पे डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है। दूसरा, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, अगर पाई बॉन्ड क्या हो जाए यहाँ पे सेम हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे वहां पे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे पाई बॉन्ड सेम हो गया तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे HOH, ठीक है ना,
वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर। HOH ऑर्डर पूछा यहाँ पे आपसे, तो क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच निकालना, क्योंकि देखिए जानते हैं यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है सब में, चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, पाई बॉन्ड तो सेम हो गया यहाँ पे, तो फिर क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन कैसे निकालते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन नंबर ऑफ अल्फा एच से निकालते हैं। जो जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच हो, जिसमें जितना नंबर ऑफ अल्फा एच होगा वो अल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और वो अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एनर्जी कम रिलीज करेगा बाहर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे कितने अल्फा एच है, चेक कीजिए, 3 2 5 2 7 अल्फा एच, 3 3 6 2 8 2 10 अल्फा एच है। यहाँ पे 3 अल्फा एच है, 4 अल्फा एच है, ठीक है ना। तो ज्यादा स्टेबल यही ना है, ये ज्यादा स्टेबल है, 2 वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर 1 वाला ज्यादा स्टेबल है, मैं अब स्टेबल बोल रहा हूं, और यहाँ पे 4 वाला फिर 3 वाला। कोई दिक्कत यहां तक? इसका उल्टा कर देना है। ये तो हो गया क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, HOH का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। चेक कर लीजिए इसको। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ भी सेम हो गया, बट ये क्या आपका आइसोलेटेड, ये कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड। हम जानते हैं कि इसे कंजुगेटेड मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आइसोलेटेड। कंजुगेटेड बताइए यहाँ पे कितने अल्फा एच है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये 2, और यहाँ पे एक 3, यहाँ पे 3 अल्फा एच आया। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे एक 3 हो गया। यहाँ पे चेक कीजिए, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन एंड ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 5, और इसके रिस्पेक्ट में ये 7 अल्फा एच है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो मैं क्या बोल सकते हो कि द फोर्थ इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड में चेक कीजिए, ये भी आइसोलेटेड, ये भी क्या आपका आइसोलेटेड। यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 2 5 2 7 अल्फा एच, और यहाँ पे 2 और 1 3 अल्फा एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये ज्यादा स्टेबल होगा कौन, 1 वाला फिर थर्ड वाला। इसका उल्टा कर देना है, उल्टा कीजिए इसको, बताइए यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर। ये तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे HOH ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा 3 फिर 1 फिर 2 फिर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए यहाँ पे 2 अल्फा एच है, और यहाँ पे क्या है 3 और 2 5 अल्फा एच है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसका HOH वैल्यू क्या होगा, कम होगा, मतलब इसका ज्यादा होगा HOH वैल्यू। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 अल्फा एच, यहाँ पे 6 अल्फा एच, और यहाँ भी 6 अल्फा एच। ये दोनों ज्यादा स्टेबल है, और इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, सिस और ट्रांस ज्यादा स्टेबल कौन है, ट्रांस। तो थर्ड वाला मोर स्टेबल देन सेकेंड वाला, मोर स्टेबल देन फर्स्ट वाला। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उल्टा करना है, तो क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ये क्या है आपका HOH, HOH। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसका तो कम हो जाएगा, इस दोनों का ज्यादा होगा, मतलब बोल सकते हैं कि इसे 1 वाले का क्या होगा, HOH वैल्यू कम होगा, 1 वाले का HOH वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे चेक कीजिए, ये कंजुगेटेड या आइसोलेटेड। कंजुगेटेड मोर स्टेबल होता है, आइसोलेटेड लेस स्टेबल होता है। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसका मतलब HOH वैल्यू इसका ज्यादा होगा, तो 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे देखिए जानता हूं आप 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड, चेक कीजिए इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 पाई बॉन्ड वाले का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 पाई बॉन्ड वाले से। मतलब बोल सकते हैं कि 1 वाले का सबसे कम होगा HOH। मैं क्या बोल रहा हूँ, HOH 1 वाले का HOH सबसे क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए,
तो ये क्या है आपका आइसोलेटेड, ये क्या है कंजुगेटेड, ये क्या है क्यूमुलेटेड। तो क्यूमुलेटेड क्या होता है हाईली अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल होगा इसका मतलब वहां से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करेगा, इसका मतलब 2 का एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर किसका होगा कंजुगेटेड या आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का 4 होगा, फिर 3 होगा। कोई दिक्कत है यहां तक। ये आपका क्या है HOH वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि HOH पर पाई बॉन्ड कितना होगा, इसमें HOH पर पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड पे कितना होगा HOH वैल्यू। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे इसका X मान लेते हैं, ठीक है ना। 2 पाई बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक पे X है तो 2 पे क्या होगा 2X, लेकिन ये कंजुगेटेड है। ये देखिए ध्यान से, ये आइसोलेटेड है तो इसका X तो क्या हो जाएगा 2X, इसका क्या हो जाएगा 2X। अब सोचिए इसका 2X है तो इसका 2X से क्या होगा कम होगा, क्योंकि ये क्या है कंजुगेटेड है ना, तो थोड़ा सा इसको स्टेबिलिटी मिला होगा तो इसका एनर्जी क्या हो गया होगा कम हो गया होगा। तो ये कम एनर्जी रिलीज करेगा किससे कंपेयर में 2X के कंपेयर में, लेस देन 2X। और यहाँ पे क्या हुआ ग्रेटर देन 2X। फिर क्या बोला ये पर पाई बॉन्ड, मतलब डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे किससे 2 से। और यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या एक ही ना है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है ना, चेक कीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा X आ जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन X आ जाएगा, लेस देन X आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका X आ जाएगा। चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 1/4 वाले का इक्वल होगा पर पाई बॉन्ड 1 इज इक्वल टू 4th, 1 इज इक्वल टू 4th, सॉरी 2 वाले का ज्यादा होगा। सोचिए क्योंकि ग्रेटर देन X है ना, 2 वाले में क्या है ग्रेटर देन X है, यहाँ पे लेस देन X है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है X है, यहाँ पे क्या आ रहा है X, तो ग्रेटर देन X है यहाँ पे, तो 2 वाले का सबसे ज्यादा हो गया। फिर 1/4 वाले का इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 वाले से कम होगा, लेकिन इस दोनों का 3rd वाले से ज्यादा होगा। चेक कीजिए इसको। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्या, हीट ऑफ कंबसन। हीट ऑफ कंबसन मतलब HOC। क्या होता है हीट ऑफ कंबसन, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ energy released when 1 mole of particular compound is burnt in presence of O2, then this amount of released energy is called what, HOC। देखिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस O2, इसको हम जलाते हैं O2 के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है CO2 प्लस H2O बाहर निकलता है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग HOC, हीट ऑफ कंबसन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितना कार्बन है 4, ठीक है ना। H कितना है 3 3 6 6 2 8 मतलब 4, ठीक है ना। बैलेंस कर लीजिए, बचा ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8 4 12 यानी कि 6। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो कहने मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है ना, O2 के प्रेजेंस जलाते हैं
तो यहाँ से CO2 NH2 तो बनता ही है, साथ में यहाँ से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, HOC। ठीक है ना, दो कार्बन बैलेंस करने आता है ना, 3 3 6 यानी कि 3, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 3 7, 7/2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जलाने से, ठीक है ना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीट ऑफ कंबशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हीट ऑफ कंबशन। नोट कीजिए पहले, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। ये जो HOH है या HOC है, सब क्या आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज कर रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी रिलीज कर रहा है। यहाँ पे डेल्टा H क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव। यहाँ पे डेल्टा H क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव। तो क्या बोल सकते हैं कि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहां भी लिख लीजिएगा HOH में कि HOH इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पे हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, रिलीज करता है, इसलिए। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसे कंपाउंड जो है ना कंप्लीटली बर्न करेगा, कंप्लीटली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ O2। ठीक है, कंप्लीटली बर्न करे तभी यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलेगा, और कंप्लीटली बर्न नहीं किया तो वहां पे फिर CO गैस बाहर निकलता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, कंप्लीटली बर्न करना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोचिए, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उतना ज्यादा जलेगा, और उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी मिलेगा। अरे बात समझ में क्लियर यहाँ तक? सोचिए ना, 1 किलो कोयला आप जला रहे हैं और 2 किलो जला रहे हैं, अंतर आएगा ना वहां पे। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ भी क्या होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उतना ज्यादा यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा। 2 किलो कोयला में ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा एज कम्पेयर टू द 1 किलो कोयला में। तो दिक्कत यहाँ तक, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि HOC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम। HOC जो होगा वो नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। सेकेंड, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम, तब जो यहां पे HOC होगा ना वो क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। HOC क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसके ऊपर। यहां पे मिलाइए इसका आंसर। यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 7 कार्बन है, यहाँ पे 6 2 8 कार्बन है, यहाँ भी क्या है, 8 कार्बन है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों का ज्यादा होगा हीट ऑफ कंबशन, ये दोनों क्या होगा, कम होगा। हम बोल सकते हैं कि 1 वाले का सबसे कम होगा, फिर 2 वाले का। अब इस दोनों का सेम हो गया कार्बन एटम, फिर क्या करते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड चेक करते हैं। मतलब यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल है, 3 3 6 6 2 8 2 10 अल्फा H है। यहाँ पे कितने अल्फा H है, 2 2 4 अल्फा H है। ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, और ये कम स्टेबल है। HOH वैल्यू क्या होगा, HOC वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 वाले का ज्यादा होगा, फिर 3 वाले। ये क्या है आपका, HOC। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे 6 कार्बन 7 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 7 कार्बन। तो 8 कार्बन का ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। 6 कार्बन का कम होगा। अब यहाँ पे 7 कार्बन चेक करना है हमको। यहाँ पे तो क्या बोल सकते हैं, 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4, 4 वाले का सबसे ज्यादा होगा उस, और 1 वाले का सबसे कम होगा। अब बचा यहाँ पे 7 कार्बन 7 कार्बन 7 कार्बन। बताइए यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन है तीनों में? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2 1 3 अल्फा H है। यहाँ भी कितना है, 2 2 4 4 3 7 अल्फा H। यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 अल्फा H। ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है कि ये कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल होगा, तो इसका मतलब ये कि HOC क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 2 वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर
7 कार्बन 7 कार्बन, तो फिर 4 वाले का यहाँ पे 4 अल्फा एच, यहाँ पे कितना है 7 अल्फा एच है, तो 4 अल्फा एच मतलब कम है ना, ये क्या हुआ कम स्टेबल होगा, इसे एचओसी वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, तो मतलब 5। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, चेक कीजिए। 8 कार्बन वाले का और 6 कार्बन वाले का तो हम अलग कर दिए, क्योंकि इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, तो 4 1 सब कर दिए। बचा 7 कार्बन का, अब इसी में चेक करना है ना, तो यहाँ पे जिसका जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एचओसी वैल्यू क्या होगा कम होगा। तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा ऐसे चेक करते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कितने हैं 2 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, और यहाँ पे भी 6 अल्फा एच। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कार्बन टाइम क्या है यहाँ पे सेम है। उसको चेक नहीं कर पाएंगे तो फिर किससे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्किन से चेक करेंगे। तो ये तो कम स्टेबल वाला है, इसका मतलब क्या हुआ 2 ही अल्फा एच है ना, तो स्टेबिलिटी कम है, तो एचओसी वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 अल्फा एच है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये तीनों का लगता है क्या सेम है, ये क्या है आपका ट्रांस, ये क्या है आपका ट्रांस, और ये क्या है आपका सीस, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जब इसका आप लोग बनाइएगा हाइपर कंजुगेशन, चेक कीजिए जब इसका बनाते हैं हम लोग क्या हाइपर कंजुगेशन, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इस दोनों में क्या बनेगा आपका 2 डिग्री का बनेगा यहाँ पे क्या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1 डिग्री का बनेगा क्या आपका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम लोग इसका पहले एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे ये क्या आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2, यही ना है, चेक कीजिए यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे खोल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये यहाँ पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करता है ना, ऐसे ना करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ये क्या है आपका 1 डिग्री वाला है, क्या है आपका 1 डिग्री वाला है। इसमें बना के देखिए, दोनों बना के देखिए ना आप, इसमें CH3CH डबल बॉन्ड CH, यही ना है बेसिकली CH3CH डबल बॉन्ड CH दोनों वही है, बना के चेक करते हैं यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पे निगेटिव चार्ज CH3H प्लस, तो ये क्या है आपका 2 डिग्री कार्बन आयन, ये क्या है आपका 1 डिग्री, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा 1 डिग्री वाला। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसे ये क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, और ये क्या होगा आपका लेस स्टेबल होगा, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पे बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर का, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटीन, क्या बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटीन मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन, क्या ध्यान रखना है आइसोब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन। क्यों, क्योंकि आइसोब्यूटीन में क्या बनेगा आपका 1 डिग्री वाला हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और इसमें क्या बनेगा आपका 2 डिग्री वाला क्या बनेगा आपका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 1 वाले का ज्यादा हो गया, अब इस तीनों में चेक करना है हमें। यहाँ पे ये तो ज्यादा स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है, आइसोब्यूटीन ज्यादा स्टेबल है, तो इसका एचओसी वैल्यू क्या हुआ कम होगा, मतलब बोल सकते हैं कि 4 वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब इस दोनों में चेक करना है, ये सी से ये ट्रांस है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है ट्रांस, और ये ज्यादा स्टेबल है, जिसका एचओसी वैल्यू कम हो जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो जाहिर सी बात है 6 5 4, यहाँ पे 6 5 4 3, तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे तो यहाँ पे कितने अल्फा एच है,
1 अल्फा एच है। यहाँ पे कितना अल्फा एच है? 3 और 2 5 अल्फा एच, और यहाँ पे 4 अल्फा एच है। तो कायदे से क्या होना चाहिए? यहाँ पे 5 अल्फा एच है, यहाँ पे 1 अल्फा एच है, मतलब इसका ज्यादा होना चाहिए था क्या? HOC। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्योंकि कम स्टेबल होगा ना, तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ये होना चाहिए था, बट ये क्या होता है आपका? रॉन्ग, गलत होता है। क्यों? देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझते हैं चीज को। आप लोग पढ़े होंगे एंगल स्ट्रेन। क्या पढ़े आप लोग? एंगल स्ट्रेन। ध्यान से, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, एंगल स्ट्रेन में बताता हूँ चीज को। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्या होता है। एंगल स्ट्रेन अभी हम लोग कैसे इसको निकालेंगे? ध्यान से, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? तनाव। तो किसकी वजह से तनाव? तो एंगल की वजह से तनाव आया मॉलिक्यूल के अंदर। जब भी स्ट्रेन आता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या होता है? स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल होता है। जब भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या आएगा आपका? स्ट्रेन आएगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका? अनस्टेबल होगा उस केस में, ठीक है ना। लेकिन अब किसकी वजह से होता है? एंगल की वजह से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग एंगल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे तो यहाँ पे हमको इसका निकालना है एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग इसका निकालना है एंगल स्ट्रेन। सपोज करते हैं, एक मिनट, सपोज करते हैं हमें कि इसका हमें निकालना है एंगल स्ट्रेन। रिंग का नहीं पाया जाएगा एंगल स्ट्रेन। ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है आपका? ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, लेकिन ये चूंकि क्या है आपका? sp3 है, तो एक्चुअल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था। लेकिन वो एक्चुअल है कितना? 60 पे आया हुआ है। मतलब बॉन्ड को जबरदस्त, मतलब बॉन्ड अभी कितने पे होना चाहिए था? 109 डिग्री पे होना चाहिए था, लेकिन उसको कहाँ पे लाए हुए हैं हम लोग? 60 पे लाए हुए हैं। मतलब बॉन्ड को जबरदस्ती फोल्ड किया गया है, तभी तो 60 पे आया है। आरी बात समझ में? तो यहाँ पे बॉन्ड में क्या होगा? जब बॉन्ड 109 डिग्री पे स्टेबल फील कर रहा था, और उसका आपने क्या किया? जबरदस्ती यहाँ पे 60 पे लाया है। तो जाहिर सी बात है कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नजदीक आने से क्या होगा? रिपल्सन बढ़ेगा ना। अरे बात समझ में? तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा स्पीसीज। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे कि ये कितना ज्यादा अनस्टेबल है? तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एंगल स्ट्रेन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसका एंगल स्ट्रेन? देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्चुअल कितना है? यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था इतना एक्सपेक्टेड। ये क्या आपका? एक्सपेक्टेड। ये क्या आपका? एक्सपेक्टेड एंगल। एक्सपेक्टेड एंगल एक्चुअली है कितना? 60 डिग्री। तो कितना आ गया यहाँ पे? 49.28 मिनट। मतलब ये यहाँ पे कुछ इस तरह से होता, तो यहाँ पे इसका एंगल कितना होता? 109 डिग्री होता। लेकिन ये इधर से भी फोल्ड हुआ, इधर से भी फोल्ड हुआ, तो कितना कितना फोल्ड हुआ इधर से? इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो लगभग 24 डिग्री के आसपास, अप्रॉक्स 24 डिग्री के आसपास दोनों तरफ से क्या हो गया? फोल्ड हो गया। अरे बात समझ में? अप्रॉक्स 24 डिग्री के आसपास दोनों तरफ से क्या हो गया आपका? फोल्ड हो चुका है। क्लियर है यहां तक? अरे बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है आपका? 24 डिग्री आया इधर से इधर से। एक्चुअल कितना हुआ एंगल स्ट्रेन यहाँ पे? 49.28 मिनट। इतना का यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है। मतलब इतना, मतलब ये बताता है, वैल्यू ये बताता है कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्या है? ज्यादा है। ऐसे मान लेते हैं कि हमको निकालना है कि इसमें साइक्लोब्यूटेन का निकालना है, ठीक है ना। तो साइक्लोब्यूटेन यहाँ पे ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा, और ये होना चाहिए था कितना? 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि ये sp3 है। तो एक्सपेक्टेड कितना था? 128 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग एंगल स्ट्रेन, तो कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 19 डिग्री 28 मिनट हो गया, 19 डिग्री 28 मिनट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है? एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है ना, चेक कीजिए। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। हम साइक्लोपेंटेन का निकालें यहाँ पे, ये होता है कितना? 108 डिग्री। यहाँ पे एक्चुअली कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे निकाले हम लोग एंगल स्ट्रेन, तो कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री, मतलब 1.0
21 मिनट। क्या हो गया, धीरे धीरे एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है। अरे बात समझ में, धीरे धीरे यहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। तो एंगल स्ट्रेन यहाँ पे कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो ज्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तो हो गया सिंपल सा, अगर साइक्लो है, साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है तो। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड वाला है, तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे एंगल स्ट्रेन। तो डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, sp2 होगा ना ये, तो उसको कितना मान लेंगे 120 डिग्री। और यहाँ पे तीनों का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे तो हमने सिर्फ इसका कैलकुलेट किया ना, इधर से भी तो होगा, इधर से भी तो होगा, सबको जोड़ोगे 3 टाइम्स या 3 से मल्टीप्लाई कर दो वहां पे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें उसमें, तो जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन का वैल्यू आएगा ना, वो उतना ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल, फिर ये स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इससे हम निकाल रहे हैं क्या, फर्स्ट वाले का एंगल स्ट्रेन निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना होगा। ये sp3 है और ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 109 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 49। देखे ना वहां पे 49 डिग्री 28 मिनट प्लस ये 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, sp2 है ना, ये तो sp3 था, और ये क्या है sp2, ये भी क्या है sp2। कितना होगा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ठीक है ना। तो 120 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 60 प्लस 60, 12 4 16, तो 169 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। एंगल स्ट्रेन यहाँ पे निकालना है आपको, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे यहाँ भी वही हो जाएगा, लगभग लगभग सेम हो जाएगा। ये कितना है आपका 49 डिग्री 28 मिनट प्लस ये 60 प्लस 60, 60 प्लस 60, 169 डिग्री 28 मिनट। एंगल स्ट्रेन यहाँ पे निकालिए, ये 49, ये 49, दो बार आया, 49 प्लस 49 प्लस ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जोड़िए इसको, 60, 40, 100 और 140, 158 डिग्री के आसपास, ठीक है। 158 डिग्री के आसपास यहाँ पे आएगा। बताइए यहाँ पे कि सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन कहाँ पे है, यहाँ पे इस दोनों में है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड में क्या है, ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, थर्ड में कम है। अरे बात समझ में? और यहाँ पे थर्ड में एंगल स्ट्रेन कम है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें इसका स्टेबिलिटी का, तो थर्ड वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड वाला मतलब ये हम लिख देते हैं, बना देते हैं इसको, ये थर्ड वाला, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब उस दोनों बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल स्ट्रेन दोनों में क्या हो गया सेम। तो हम यहाँ पे किसे चेक करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच से चेक करेंगे। तो यहाँ पे 1 अल्फा एच, यहाँ पे कितना है 5 अल्फा एच है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये वाला क्या होगा आपका ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये वाला। तो दिक्कत है, ये तो क्या हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो HOC क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो HOC क्या होगा, ये हो गया। इस क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। ये इसको बताने के लिए हमें इतना सब खेल वेल करना पड़ा, तब जाके ये चीज एक्सप्लेन हो पाया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि एंगल स्ट्रेन जब भी बढ़ेगा तो स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? सो नोट कर लीजिए। तो ये था आपका टोटल क्या यहाँ पे व्हाट। तो एक चीज और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, दिखेगा ध्यान से यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, आपके पास में यह क्वेश्चन है, अभी जस्ट करवाए थे,
तो ये तो HOC वैल्यू पूछ लेते, इसका तो इसका ज्यादा है, फिर इसका, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ HOC पर CH2 यूनिट, पर CH2 यूनिट पे कितना ज्यादा होगा HOC वैल्यू, मतलब पर CH2 मतलब ये वाला CH2, ये वाला पर एक का बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो अभी हम जस्ट देखें कि यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है ना, और जिसका एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। इसका मतलब उसका HOC क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन का ज्यादा होगा ब्यूटेन से, पेंटेन से, फिर हेक्सेन से, क्योंकि बोला ये HOC पर CH2 यूनिट, HOC पर CH2 यूनिट बोला, मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ सबसे निकाले थे ना अभी, 49 डिग्री आया था, यहाँ पे 19 डिग्री आया था, यहाँ पे 1 डिग्री आया था, ऐसे करके यहाँ पे लगभग 0 डिग्री का आसपास होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या हो रहा है कि एंगल स्ट्रेंथ घट रहा है, तो घट रहा है पर CH2 यूनिट पे, क्या हो रहा है, घट रहा है एंगल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, तो इसका HOC वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? और आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर का बात करें तो इसका सबसे कम होगा, फिर साइक्लोब्यूटेन का, फिर साइक्लोपेंटेन का, फिर साइक्लोहेक्सेन का। ध्यान रखना है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपका टोटल क्या, हाइपर कंजुगेशन जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो आप लोग बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं एसिड बेस के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है उसको मैं कवर करके इसको GOC समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ तक पढ़िए आप लोग, क्लियर है तो नोट कर लीजिए।